जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 27 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाई जाती है। हमारे पास आपके लिए हैं यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, इवन यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेस, जहां पर बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। और आपको बता दें, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, कोर्सेज ज्वाइन करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। और ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। अपने साथ गाइज आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी टॉपिक्स मैं आपको समझाऊंगा उनको आपको ध्यान से सुनना है, और जो भी चीज मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए, वो लिख लेना, क्योंकि वही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिवाइज करेंगे। और जो चीज हाईलाइट करूंगा बस वही चीज जो है वो आपको लिखनी है, नहीं कि जिसमें बताऊंगा मैं कि ये लिख लो, तो बस वही चीज नोट डाउन करना। ठीक है, चलो बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अधिकार है कि वो 5 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करें बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के। तो ये मुद्दा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, पहली चीज मुद्दा समझ में आया आपको क्या नजर आ रहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इंफॉर्मेशन दी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट को कि भाई जो हम लोग को हमारे एलजी देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर के, तो ये बेसिकली नॉमिनेट कर सकते हैं 5 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि अपनी तरफ से 5 मेंबर्स के नाम जो है वो दे सकते हैं कि भाई इनको जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनाओ, और उसके लिए उन्हें अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे इंडिपेंडेंटली एलजी जो है जम्मू कश्मीर के, वो 5 सदस्य अपने बैठा सकते हैं जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में। सिंपली ये चीज समझ में आई आपके? तो अब ये मुद्दा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सीधा जुड़ा है फेडरलिज्म की बहस को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं जो एलजी जो होते हैं या गवर्नर जो होते हैं, ये बेसिकली डायरेक्टली किसके वो रहते हैं, मतलब किसके लिए लॉयल रहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है सेंटर के लिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि सेंटर का आदमी इन्होंने बैठा दिया है स्टेट के अंदर। यस, सेंटर स्टेट रिलेशन जब आप पढ़ते हो पॉलिटी के अंदर, तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि गवर्नर जो होता है वो एक्चुअल में सेंटर का बंदा होता है जो स्टेट में बैठा होता है। बोलो हाँ है ना? यस। तो बस यही है बहस, यही छिड़ गई है कि भैया फेडरलिज्म को लेकर बहस छिड़ गई। कम ऑन भाई, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को लेकर बहस छिड़ गई कि अगर सेंटर के 5 बंदे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जेएनके की, तो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अल्टीमेटली पावर दी गई है एलजी को कि एलजी अपने 5 सदस्य को जो है वो बैठा सकते हैं बिना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे। कहां पर? अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। यस। तो इसी को लेकर पूरी बहस है। अब आइए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से चीजें समझने की कोशिश करें। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकली नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविजन रखता है? तो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल हाँ। कैसे? तो पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट होते थे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते थे। याद करो भाई, हमें देखने को मिला कि एंग्लो इंडियन मेंबर जो है वो लोकसभा के अंदर नॉमिनेट जो है वो किए जाते थे, है ना? और एक जो है वो स्टेट असेंबली के अंदर, और ये प्रैक्टिस जो है वो डिस्कंटिन्यू कर दी गई सन 2020 से। तो ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी ना भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पहले भी थी। दूसरा, राज्यसभा में अभी भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, बट उसके लिए उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है वो एड एंड एडवाइस पर अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो 12 मेंबर्स अपने रख देते हैं राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट करके। और जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो 6 स्टेट्स है, क्या मुझे बता सकते हो कि कौन सी स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है? उनके नाम नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे ये। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें 1/6 मेंबर जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया तो आज भी चल रही है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
असेंबली के अंदर, है कि नहीं, कि भाई हमारी जो विधानसभा है उसमें भी तो हम लोग नॉमिनेट करके मेंबर्स को जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो यूनियन टेरिटरी के केस में अलग अरेंजमेंट होता है, बट ये चीज आप थोड़ा सा समझिएगा, है ना, यहां पे ये चीज आपको समझना अब जरूरी है। ये पॉइंट सभी के क्लियर हो गए कि जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर भी हम लोग को 1/6 मेंबर जो है वो देखने को मिलता है कि गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, बट किसकी एडवाइस पर? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। एक पॉइंट हमने देखा कि राज्यसभा में अभी भी 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, जो प्रथा डिसकंटिन्यू हो गई 2020 से। बट अभी जो मुद्दा आया है वो यही आया है कि अभी कह दिया है भाई यूनियन होम मिनिस्ट्री ने JNK एंड लद्दाख हाईकोर्ट को कि भैया देखो, जो LG हैं जो हम नॉमिनेट करेंगे उसके लिए LG जो नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके लिए किसी प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता लेने की LG को आवश्यकता नहीं है। LG इंडिपेंडेंटली अपने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इसी को लेकर, इंडिपेंडेंट डिसीजन को लेकर थोड़ा सा बहस जो है वो छिड़ गई है। अब यहां तक बात समझ में आ गई ना। अब यूनियन टेरिटरी के केस में थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग होता है, जो पार्लियामेंट के कानून के थ्रू डिफाइंड होता है। अगर दिल्ली का हम लोग केस जो है वो देखें, दिल्ली यूटी का, तो इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है GNCTD एक्ट 1991 जो है वो लगता है। इसके अंडर 70 इलेक्टेड मेंबर्स और कोई नॉमिनेटेड MLA नहीं है। मतलब इसके अंदर कोई भी नॉमिनेटेड MLA का प्रोविजन ही नहीं है दिल्ली में इस कानून के तहत। पुडुचेरी का केस देख लें हम लोग, 30 इलेक्टेड मेंबर और अप टू 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यूटी के केस में हम लोग को जो है वो देखने को मिला, पुडुचेरी वाले केस में स्पेशली, कि 3 नॉमिनेट करेंगे गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मेंबर्स को। 3 मेंबर्स नॉमिनेट हो सकते हैं, 3 मेंबर्स तक। JNK के केस को जो है वो देख लें, तो JNK का केस भी जो है वो ये कह रहा है 90 इलेक्टेड सीट है और 5 मेंबर्स को LG नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें 2 महिलाएं होनी चाहिए, 2 कश्मीरी होने चाहिए और 1 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का होना चाहिए, जो कि आज की डेट में कहीं और जाकर बस गए हैं। समझे आप? तो जम्मू कश्मीर का केस ये लिख लेना चाहो तो, है ना, जम्मू कश्मीर के केस में सीटें 90 हैं, जिसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि 2 महिला होना जरूरी है, 2 कश्मीरी होने जरूरी है और 1 व्यक्ति जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे तो वो डिस्प्लेस हुए हैं, वो होना रहे वो जरूरी, यानी कि वो दूसरी जगह जाकर सेटल हो गए। ये तो 5 मेंबर तक नॉमिनेट करने की जो आप कह सकते हैं पावर्स हैं, वो JNK एक्ट 2019 में हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है भैया। अब सुनिए, आगे की कहानी समझते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी का केस देखो आप, 2018 का। मैंने क्या बताया आपको, फिर से आते हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं कि पुडुचेरी में क्या कहा गया कि 3 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करेगी यूनियन गवर्नमेंट, और ये बकायदा इस कानून में लिखा हुआ है 1963 के पुडुचेरी के। अब पुडुचेरी का ही केस देख लो 2018 का, कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को बिल्कुल सही ठहराया। और सेंटर और स्टेट रिलेशंस में आप जानते ही हो कि सेंटर के पास पावर तो ज्यादा है ही। दिल्ली का केस देख लो आप, 2023 का भी रिसेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल दिया। ट्रिपल चेन ऑफ कमांड या अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत चला, ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चला था। तो आज ये आपका टास्क है, लिख लो कहीं पे, ट्रिपल चेन ऑफ कमांड या ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी लिखो, इस नाम से आएगा। तो इसके बारे में आज आपको पढ़ना है। तो ये प्रिंसिपल दिया गया, सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल होंगे मिनिस्टर्स के लिए, और मिनिस्टर जो है वो असेंबली के लिए अकाउंटेबल होंगे, और असेंबली पीपल के लिए होगी। इसको बोलते हैं ट्रिपल चेन ऑफ कमांड। जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं भाई, आपके जो मिनिस्टर है आप उनकी कमांड पर काम करोगे। मिनिस्टर जो है उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा लेजिस्लेचर के सामने, है ना, मेजोरिटी होगी, और या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है कि निकलता है, अरे यार नो कॉन्फिडेंस मोशन, सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन रिलीज होता है तो फिर इनकी वो गिर जाती है ना सरकार। तो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे सभी मिनिस्टर्स, और दूसरा लेजिस्लेचर वोटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो ये 3 प्रकार का, ये मतलब ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी के 3 प्रिंसिपल है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मामले में 2023 में दिए थे, और कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के साथ एक्ट करना होगा, एक्सेप्ट रिजर्व सब्जेक्ट्स को छोड़कर। तो क्लियरली कह दिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो करेंगे।
ऑपरेट करेंगे। क्लियर? तो ये केसेस हमने जो है वो देखा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को समझ में आ ही रहा है कि भाई कानून के तहत जो है वो चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी और उसी अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। जम्मू एंड कश्मीर अलग क्यों है, यानी कि इसका मामला यूनिक केस। तो 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर एक फुल फ्लेज्ड स्टेट था जिसके पास स्पेशल मेजोरिटी थी, आप सॉरी स्पेशल ऑटोनॉमी थी, आप सभी जानते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी सही कहा। अब सिचुएशन यह है कि एलजी के पास 5 मेंबर्स नॉमिनेट करने की पावर है और 90 मेंबर असेंबली में ये छोटी सी नंबर भी मेजॉरिटी बैलेंस जो है वो फ्लिप कर सकती है, यानी कि 5 लोग जो है वो डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हाउस के। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स क्रंच जो है वो चल रहा है। तो यहां एक सवाल आपके लिए दे देता हूं मैं कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स मेजॉरिटी को चेंज करने में रोल प्ले कर सकते हैं क्या? मुझे इसके बारे में जो है बताइएगा। एक सेकंड रुकना गाइस। आज फोन साइलेंट नहीं रख पाए थे, चलो कोई बात नहीं, अब कर दिया है। चलिए, मेरा फोन ज्यादा डीएनडी पे ही रहता है, अभी वो छूट गया था, मम्मी आउट ऑफ टाउन है ना, तो अपन थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं कि आसपास मांग ले, उसकी हेल्प कर दें भाई टाइम पे। चलिए, और बाय द वे सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश भगवान जी आप सभी के ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर कृपा बरसाएं, अच्छी सेहत दें आपको, अच्छी बुद्धि दें, ज्ञान दें आपको, अच्छी मेमोरी पावर आपका इंक्रीज करें, बल दें, शक्ति दें कि आप मेहनत करें और आप एग्जाम जो है वो अपना क्वालिफाई करें, है ना। तो गणेश जी का दर्शन करो, मनोकामना पूरी करेंगे वो आपकी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के लिए। बट यस, उनसे सिविल सर्विसेज की रैंक मत मांगो, उनसे मांगो कि भाई मुझे डिसिप्लिन में रखें, मुझे शक्ति दें, मुझे बल दें, मेमोरी पावर मेरा इंक्रीज करने में मेरी हेल्प करें, ये मांगो आप। भगवान थोड़ा ना फॉर्च्यूनर देगा, भगवान थोड़ा ना सिविल सर्विसेज की रैंक देगा, भगवान एग्जाम पास नहीं कराएंगे, भगवान वो शक्ति देंगे, उनके अंदर वो पावर है कि आपको स्पिरिचुअली आप उनसे वो चीज मांगो ना जो वो दे सकें। भाई आप जो है उनसे मांग रहे हो फॉर्च्यूनर चाहिए, फॉर्च्यूनर थोड़ा मिलेगी भाई, शक्ति जो आपको हेल्प करेंगे वो। चलिए, तो ये केस समझ में आ गया ना आपको पूरा क्या है। तो बस यही चीज है आपके लिए। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था ना, एक क्वेश्चन से मैंने भी एंड किया था। तो देखो यार, छोटी सी असेंबली जैसे कि पुडुचेरी या फिर जेएनके का ही नाम ले लो आप, यहां पे नॉमिनेटेड एमएलए से गवर्नमेंट मेजोरिटी इंपैक्ट भी हो सकती है। तो इसलिए ये चिंता वाली बात है कि अगर सेंटर और यूटी गवर्नमेंट पॉलिटिकल अलाइनमेंट में हो तो इशू नहीं होगा, बट अगर डिफरेंसेस हैं तो डेमोक्रेटिक मैंडेट जो है वो डिस्टर्ब होगा। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर यूटी में कोई और गवर्नमेंट है और सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है तो दिक्कतें हो सकती है, बट सेम गवर्नमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट डिफरेंसेस हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये क्लियरली फेडरलिज्म के लिए एक बड़ा मतलब खतरा भी कह सकते हो आप, चैलेंज भी आप कह सकते हो, है ना। ठीक है, अब सुनिए, तो क्या करना पड़ेगा भाई, नॉमिनेशन पावर क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है जिससे कि सेंटर और स्टेट के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जम्मू कश्मीर के केस में पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए और जो एलजी जो है उनको आइडियली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बेसिस पर ही नॉमिनेशन पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं, है ना। वहां पे लोकल मुद्दे जो है वो खड़े हो सकते हैं कि देखो सेंटर जो है वो यहां पर कंट्रोल जो है वो अपना पूरी तरह से चला रही है। और ऑब्वियस ही बात है यार, यूटी पे कंट्रोल तो वैसे भी सेंटर का होता ही है मेनली। हाँ ठीक है, एलए जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके पास होती है तो वहां पर यस, वहां के लोकलाइट्स जो होते हैं उनका ज्यादा मेन होल्ड जो है वो रहता है। बट द पॉइंट इज दैट डेमोक्रेसी को बरकरार रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं उसको कानून के थ्रू जो है वो रिजॉल्व करें और जुडिशरी पर जो है वो छोड़ें फैसला लेने के लिए इस प्रकार के जो इश्यूज होते हैं उस पर, और जुडिशरी के डिसीजन की जो है वो करें, एक्सेप्ट करें जुडिशरी के डिसीजन को, रिस्पेक्ट करें उसकी, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को जो है वो कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, जेंडर गैप इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रिसेंटली नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो ने एक एडवाइजरी जारी करी है। इसमें कहा गया है कि महिला पेशेंट्स और जो डिजीज डोनर जो होते हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो जाती है,
और जो डोनेशन देते हैं इनकी फीमेल रिलेटिव्स को प्रायोरिटी दी जाए ऑर्गन एलोकेशन में। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जेंडर डिस्पैरिटी क्यों मतलब होती होगी, क्यों ऐसा है? जैसे आपको डेटा के थ्रू थोड़ा सा बताता हूं तो थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको। देखो 2019 से 2023 के बीच में, इस टॉपिक में लिखना नहीं है अभी, सिर्फ समझने वाले टॉपिक है ना। 2019 से 2023 के बीच में 63.8% लिविंग ऑर्गन डोनर्स महिलाएं थी। सोचो आप, हर 100 में से 63 महिलाएं, 63-64 महिलाएं ऑर्गन डोनेट करने के लिए सामने आ रही हैं। लेकिन रेसिपिएंट्स में 69.8% मैन है। मतलब महिला बोल रही है कि भाई हम डोनेट करेंगे अपने ऑर्गन्स को, और मैन बोल रहे हैं कि हमें दो, हमें दो, हमें चाहिए। रिसीवर्स मैन सबसे ज्यादा है 70%, महिलाओं को रिसीविंग नहीं मिल रही। पिछले 5 सालों में 56,509 डोनेशन हुए हैं, यह बताया जा रहा है, जिसमें से 36,038 महिला डोनर्स थी, पर ऑर्गन रेसिपिएंट्स में सिर्फ 17,041 महिलाएं थी और 39,447 मेल को ऑर्गन्स मिले। तो पूरे आंकड़े, ये जो पूरे आंकड़े आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहे हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको अभी तक एक क्लैरिटी तो समझ में आ गई होगी कि महिला डोनेशन में कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे रही है, बट महिलाओं को जो है वो रिसीविंग के टाइम पर महिलाओं को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। मतलब जरूरत के टाइम पर योगदान कंट्रीब्यूशन तो महिला से भर भर के लिया जा रहा है, बट जब जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए मेल्स को रहे वो प्रायोरिटी दी जा रही है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, फीमेल्स को नहीं। अब देखो यहां पर सवाल सिर्फ प्रायोरिटी का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हेल्थ केयर में ये ऐसी चीजें को अगर हम प्रायोरिटी या जेंडर बेसिस पर जो है वो देखें तो वो बहुत ही घटिया और नीच चीज हो जाएगी। बट ये चीज है ही, आज की डेट में आप देख ही रहे हो, ये जो बिजनेस है वो बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। लूटा मारी, प्रायोरिटी है, किसी की जान जाए तो जाए, फर्क नहीं पड़ता किसी को। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप लोग का क्या विचार है इस चीज पर? यस, हो रहा है। तो महिलाएं जो है वो डोनेशन तो कर रही हैं, लेकिन उनको ऑर्गन्स मिलते कम है। तो ये एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो है वो शो कर रहा है, जो इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। तो बस इतनी चीज बस आपको पता होनी चाहिए, ये मुद्दा है। ठीक है, अब सुनो। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट THOA 1994 के अंडर रेगुलेटेड है, जिसे 2011 में टिश्यू डोनेशन इंक्लूड करने के लिए अमेंड किया गया था। चाहो तो लिख लो आप, चाहो नहीं मतलब लिख ही लो। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट है हमारे यहाँ 1994 का, इसके नेक्स्ट लाइन में लिखना 2011 में इसको अमेंड किया गया और टिश्यू डोनेशन भी इसमें शामिल किया गया है ना। तो इंडिया के अंदर ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड ये वाले कानून है। क्लियर? ऑर्गन ट्रेड स्ट्रिक्टली बैंड है हमारे यहाँ का कानून जो है वो क्लियरली कहता है कि किसी प्रकार से ऑर्गन का ट्रेड नहीं करना है, किसी भी प्रकार से। अगर कोई करता हुआ पकड़ा गया तो फाइनेंशियल पेनल्टीज तो लगेंगी ही लगेंगी, फाइन तो लगेगा ही लगेगा, और इवन कारावास भी होगा, जेल भी हो सकती है, हो सकती क्या होती है। और नोटो स्टैब्लिश किया गया था, NOTTO है ना। नोटो जो है अभी हमने बताया ना इसके बारे में, ये लिख लेना, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो। ये स्टैब्लिश जो है वो किया गया था 2014 में। ये वाला पॉइंट लिखेंगे 2014 में, 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है ये। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो लिख लो आप कि क्या क्या चीजें ये करता है। यहां पर है ये, एक नेशनल डेटाबेस जो है वो तैयार करता है कि किसको, कौन डोनर्स है, कौन रेसिपिएंट्स है, किनको कौन डोनेशन कर रहे हैं, किनको मिल रहा है ना। सेंट्रलाइज वेटिंग लिस्ट और फेयर एलोकेशन पर काम करता है, कि इंश्योर करता है कि भाई प्रॉपर तरीके से एलोकेशन हो ऑर्गन्स का, जरूरतमंद लोगों को मिले, और एक प्रॉपर उसमें प्रायोरिटी यानी कि अमीरों को ना दी जाए। बट होता ही है, इलीगल जो चीजें चलती हैं ग्रे मार्केट में, उसमें ये सब चीजें नजर आती हैं। गाइडलाइंस देता है, ट्रेनिंग देता है, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाने का काम करता है ना। प्रोटोकॉल्स होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ्स को ट्रेनिंग दी जाती है ना। ऑर्गन ट्रैफिकिंग को रोकने में हेल्प किया जाता है, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट किया जाता है कि वहां पर रिट्रीवल सेंटर जो है वो सेटअप हो। अवेयरनेस कैंपेन्स मैंने आपको बता ही दिया कि ये
तैयार करता है, चालू करता है। ठीक है, इसके नेटवर्क्स भी हम लोग को देखने को मिलता है। नेशनल नेटवर्क डिवीजन जो सेंट्रल रजिस्ट्री जो है वो मेंटेन करता है। एक है नेशनल बायोमटेरियल सेंटर, इसका काम ये होता है कि कॉर्नियाज, बोन्स, स्किन और दूसरे बायोलॉजिकल मटेरियल्स के लिए टिश्यू को स्टोर करके रखना। कोऑर्डिनेट्स विद रीजनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेट ऑर्गन्स और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है ये, है ना, रीजनल लेवल पर। ठीक है, तो बस यही है गाइस, ये जो मुद्दा अभी जो सामने आया है कि महिलाओं से रिलेटेड, इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए काम करना सख्त जो है वो जरूरी है ना। वुमेन डोनेट करती हैं बट उनको बहुत कम सपोर्ट मिलता है ऑर्गन्स डोनेशन का, और अगर अगर फीमेल रिलेटिव को प्रायोरिटी मिलेगी तो फैमिलीज ऑर्गन डोनेशन के लिए ज्यादा इंकरेज होंगी। यस, सिस्टम पर ट्रस्ट बढ़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल 1.3 लाख ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, लेकिन डिमांड का सिर्फ ये 10% ही मीट अप कर पाते हैं। ये देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला आंकड़ा लिख लो आप अपने पास, ये 1,30,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, बट ये सिर्फ 10% ही है जितनी डिमांड है उसका। इंडिया में हर साल 1.8 लाख, यानी कि 1,80,000 लोग एंड स्टेज किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, पर सिर्फ 12,000 ही ट्रांसप्लांट्स हो पाते हैं। एक डोनर के ऑर्गन से पता है 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। ये फैक्ट भी आप याद रखो और इसको लिखना और यूज करना है इसको आप, कि अगर एक कोई सिंगल डोनर है ना तो उससे 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। टिश्यू डोनेशन जैसे कि कॉर्नियाज और स्किन, ये काफी और पेशेंट्स की कह सकते हैं जिंदगी को और बढ़ा सकता है। एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स और मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट जो है वो और लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं, राइट, आज की रेट में। बट यस, अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है, लोग डरते हैं डोनेशन करने से। मेजर चैलेंजेस यही हैं कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, कल्चरल मिथ्स भी हैं, मिसकंसेप्शंस भी हैं। होता ना आफ्टर डेथ, कि हमारा व्यक्ति जब, जिसकी मौत हुई है, उसके पूरे शरीर, उसके पूरे ऑर्गन्स एक जैसे होने चाहिए मरते समय भी, यानी कि जब उनको आहुति दी जाए, उस समय आहुति मतलब वो समझ रहे हो ना आप, जब उनकी बॉडी को जब जलाया जाता है शमशान में, तब ये कहा जाता है कि पूरे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में उनका वो बॉडी पार्ट उनके साथ नहीं रहेगा। तो ऐसी भी तो है काफी सारी कल्चरल मिथ। अरे भैया, जो कुछ भी है इसी जन्म में है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, पूरा खेल कर्मा का है। मरते मरते भी अगर कुछ अच्छा कर जाओगे तो भी बढ़िया है। ब्रेन डेथ डिक्लेयर होने के बाद फैमिली जो है वो कई बार कंसेंट नहीं देती कि नहीं भाई, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो खुद ही, एक तो अपने जो परिजन जो होते हैं उनको बॉडी बोलने लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब इंसान के अंदर आत्मा जब रहती है बॉडी में, तब उसका नाम लिया जाता है, तब उसके रिश्तों के साथ उसको जो है वो जोड़ा जाता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तब ये कहा जाता है कि बॉडी अभी हॉस्पिटल में है। किस किस ने नोटिस किया ये वाली बात? उसके खुद ही के परिजन बॉडी बोलते हैं, हैं? और बट जब डॉक्टर बोल दे कि इसको आप डोनेशन के लिए रखेंगे तो नहीं, कि हम नहीं चाहते कि भाई हमारा हमारा जो व्यक्ति है, हमारा जो परिवार का सदस्य, उसके साथ काटा पीटी हुआ, ऐसा बोलते हैं लोग, बट खुद ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। 1 घंटे बाद तो उसके पूरे शव को बॉडी जो है वो कहला दिया जाता है, उसके नाम से भी उसको नहीं पुकारा जाता। ये बात सत्य है, कहीं भी आप जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल सच बातें आपको नजर आएंगी। 90% लोग, 99% लोग सब रिश्ते नाते उसकी डेथ होते सही थी भूल जाते हैं। तीसरे चौथे दिन से तो गम मनाना भी भूल भूल दिया जाता है। 13वीं तक तो फिर भी याद किया जाता है, उसके बाद तो और याद भी नहीं किया जाता, फिर कभी कभी याद आती है। बोलो हाँ या ना? ये दुनिया का सच है भाई। इसलिए फालतू लोगों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो इस दुनिया में। सब घटिया हैं, सब। सिर्फ आपके जो खास लोग हैं वो 1-2 ही हैं। आपके पेरेंट्स हुए, आपके परिवार में कोई एक आदमी सदस्य हो तो हो, या फिर आपका कोई अच्छा दोस्त, बहुत ही अच्छा घनिष्ठ मित्र, जो आपको सही रास्ते पे ले जाना चाहता है, आपको तरक्की
तरक्की में देखना चाहता है, बाकी अगर नहीं है तो सब भाड़ में जान दो सबको, दुनिया को। सिर्फ अपनी हेल्थ, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, और दुनिया को जो है वो रिटर्न करना है तो भाई अपनी तरफ से डोनेशन करो, गरीब को, कुत्तों को खाना खिला दो, डॉग्स को, पशुओं को, गाय को, है? तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो यही जो चैलेंजेस हैं भाई आज की रेट के। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। स्टेट को परमानेंट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट करने चाहिए, ट्रॉमा सेंटर्स मजबूत करना चाहिए ऑर्गन रिट्रीवल के लिए, इमरजेंसी स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि पोटेंशियल डोनर्स को आइडेंटिफाई कर लें, इमरजेंसी स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए पोटेंशियल डोनर्स को आइडेंटिफाई करने के पर्सपेक्टिव से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, बस दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। 9th शेड्यूल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा मुद्दा है जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच कॉन्फ्लिक्ट बार बार इस मुद्दे से रिलेटेड सामने आ रहा है। ओरिजिनली 9th शेड्यूल को 1951 के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। पता है आप लोगों को ये बात? पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो। 9th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 का जो था, उसमें 9th शेड्यूल सामने रखा गया। क्या ऑब्जेक्टिव था? लैंड रिफॉर्म लॉस को जुडिशियल रिव्यू से बचाना। भूमि सुधार के जो कानून थे ना, उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाना, जुडिशरी से बचाना। लेकिन धीरे धीरे इसका मिसयूज भी होने लगा और अब ये एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन चुका है, यानी कि लार्ज लेवल पर इस पर बहस हो रही है। तो आइए डिटेल में इस टॉपिक को कवर करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना जरूरी है। देखो यार, इंडिपेंडेंस के बाद जमींदारी एबॉलिशन एक पॉलिटिकल कमिटमेंट था, है कि नहीं? जो अर्ली ईयर्स जो थे हमारी आजादी के देश की, तो उस समय जमींदारी सिस्टम को खत्म करना मेन ऑब्जेक्टिव बना हुआ था, क्योंकि जमींदार जो थे वो किसानों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर शोषण कर रहे थे। ये बात आप सभी को पता है ना, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। अब सुनना बात ध्यान से। जब लैंड रिफॉर्म्स कानून पास हुए तो कोर्ट्स ने उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने भूमि सुधार किया, तो कोर्ट जो है वो क्या बोलती है? पर जैसे पटना हाई कोर्ट का जजमेंट देखें, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951 को लेकर, ये बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट था। इवन कोर्ट ने जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया काफी सारे रिफॉर्म्स को, लैंड रिफॉर्म के कानून को, ये कहते हुए कि भाई ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, जो हमें राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 क्लॉज 1F और आर्टिकल 31, इसका उल्लंघन कर रहा है, नहीं कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है कोई कानून, तो इसलिए इसको हटा दिया जाएगा। है ना? जब आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो आपको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि एक किस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बड़े चाव से पढ़ाया जाता है क्लासेस के अंदर, कि भाई ये फाइट चलती थी सरकार की और कोर्ट की। यहां सरकार जो है वो बोल रही है कि भैया हमें भूमि सुधार जो है वो करनी है, वहां से कुछ पिटीशन आई कोर्ट के पास, और ये कहते हुए कि भाई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, और फंडामेंटल राइट्स तो सबसे ऊपर ही है भाई, ऑर्डिनरी लॉ से भी सबसे ऊपर फंडामेंटल राइट्स आप सभी लोग जानते ही हैं, है कि नहीं? कोई भी कानून बनेगा और अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। अब सुनना, होता क्या है कि पटना हाई कोर्ट में जब ये केस आया, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951 का, तब उस समय कानून जो है वो हटा दिया कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, ये भूमि सुधार के नाम पर जो है वो आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए आर्टिकल 31A सामने रखा गया और आर्टिकल 31B प्लस 9th शेड्यूल सामने रख दिया गया। आर्टिकल 31A जो है वो ये कहता है कि भाई एग्रेरियन रिफॉर्म्स लॉ को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए। क्या कहता है कि भाई अगर हम किसानी या कृषि सुधार कानून अगर बनाएंगे, कृषि को सुधारने की, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए अगर कानून लेकर आ रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, पर्पस के लिए, तो आप आर्टिकल 31B लाया गया और 9 शेड्यूल लाया गया। लिस्टेड कानून को जुडिशियल रिव्यू से आजादी मिले,
अब होता क्या है, इनिशियली 13 लैंड रिफॉर्म्स कानून जो है वो ऐड किए गए और अब तक 280 से ज्यादा कानून 9 शेड्यूल में शामिल है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ केसेस सामने आए। ये जितने भी केस बताऊंगा ना मैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशव नंद भारती, है ना, वुमन राव, ये केस हम लोग को देखने को मिल रहा है। IR कोयलो, ये केस बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये पूरे केसेस आपको ध्यान में रखना जरूरी है, बिल्कुल ईयर के साथ। अभी के अभी याद कर लो, लिख लो। और याद करने का सिर्फ एक सिंपल स्टेप होता है गाइस, अपने पास ये पूरी पॉइंट्स लिख लो और उसको दीवार में चिपका दो। दिन में 2-3 बार देखते जाओ, 2-3 दिन तक आपको चीजें याद हो जाएंगी, गारंटीड। शंकरी प्रसाद 1951 का केस, फर्स्ट अमेंडमेंट प्लस 9 शेड्यूल को वैलिड माना गया। एक केस आता है 1951, जिस केस में कह दिया कि हाँ भाई 1951 में जो आप 9 शेड्यूल लेकर आए हो, 31B 31A लेकर आए हो, सब बढ़िया है, सब वैलिड है। फिर गोलकनाथ केस आता है 1967 का। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, पता, ये पूरा आर्टिकल मतलब टॉपिक ही करीब 1 घंटे का, अच्छे से समझने के लिए। गोलकनाथ 1967, और ये टॉपिक आप अच्छे से पॉलिटी में समझिएगा, मैं तो समझा ही रहा हूं आपको, बट पॉलिटी में और अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझना है। गोलकनाथ केस 1967, पार्लियामेंट को बोला कि वो फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकती भाई, मतलब पलट दिया इन्होंने। गोलकनाथ में पुराना वाला केस पलट ही दिया इन्होंने। देखो पहले वाले केस में क्या था कि हम देख रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट ने जो है वो बिहार के लैंड रिफॉर्म्स को हटा दिया, ये कहकर कि फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन हो रहा है। फिर सरकार ने क्या किया, शंकरी प्रसाद सरकार ने 31A 31B और 9 शेड्यूल लेकर आ गई है कि नहीं, यही देखा हमने अभी तक। फिर एक और केस चला शंकरी प्रसाद का, उसमें है वो कह दिया कि नहीं यार, कि ये कह दिया गया कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का जो है और 9 शेड्यूल जो है वो सही है। फिर गोलकनाथ केस आता है तो उसमें बोल दिया कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो है वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं करेगी। फिर केशवनंद भारती केस आता है 1973, उसमें बोला कि चलो ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो अमेंड नहीं करेगी। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, ऑब्वियसली कोर्ट। फिर वुमेन राव केस आता है 1981 का, तो इसमें 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून 9 शेड्यूल में है वो वैलिड है, बाद के चैलेंजेबल हैं। यानी कि आपने अगर 24 अप्रैल 1973 से पहले वाले जितने भी कानून थे, जितने भी कानून पहले वाले थे, उसको माना जाएगा कि वो रहेंगे, बट उसके बाद बनने वाले कानून को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। फिर IR कोयलियो केस हम लोग को देखने को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, 2007 का। इनने बोला कि 1973 के बाद के कानून जो 9 शेड्यूल में है वो भी रिव्यू होंगे अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं। तो ये पूरे केस हमने देखा लैंड रिफॉर्म को चैलेंज करने से रिलेटेड। अब देखो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये थे कि जमींदारी एबोलिशन पॉसिबल हुआ, जमींदारी खत्म करना मेन ऑब्जेक्टिव था, वो तो कर दिया, क्योंकि एग्रेरियन लॉस को प्रोटेक्शन मिल गई थी 31A के तहत, अभी हमने देखा। लाखों किसानों को बेनिफिट मिला, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ एकड़ रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया 1960 तक। था नहीं कि जमींदारों की बड़ी बड़ी जमीन जो है वो पट्टे में जो है बांट दी गई थी। लैंड सीलिंग लगा दी गई थी कि एक व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा अपने पास जो है वो नहीं ले सकता। टेनेंसी राइट्स, जो किसान थे उनके अधिकार क्या होंगे, लैंडलेस लेबर्स के अधिकार क्या होंगे, वो सामने रख दिए गए। रिजर्वेशंस लाया गया है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो स्पेशल एरिया में, जिस एरिया को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ, शेड्यूल एरिया जो है वहां पर सिर्फ वही कम्युनिटी पे है, ट्राइबल कम्युनिटीज ही वहां पर रह सकेंगी, वहीं के लैंड परचेस कर सकेंगी, दूसरा कोई और नहीं, है कि नहीं। 50 से ज्यादा लैंड रिफॉर्म कानून जो है वो सरवाइव कर गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया गया कि भाई संसाधन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सामाजिक न्याय जो है वो मजबूत हुआ। ये सब चीजें जो है वो फायदेमंद हुई इस चीज को लेकर। बट अब तक 284 से ज्यादा कानून ऐड हो गए जो लैंड रिफॉर्म से अनरिलेटेड भी है, यानी कि कोई लेना देना नहीं उनका लैंड रिफॉर्म का, वो लूप होल्स क्रिएट करने के लिए बना दिए। आर्टिकल 14 1921 की गारंटी जो है वो वीक कर दी इस प्रकार के कानून ने। जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बार बार होता रहा, मिसयूज हुआ, जैसे रिजर्वेशन लिमिट 50% क्रॉस करने वाले कानून को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। इवन आफ्टर कोयलो केस गड़बड़ी है कि वेलफेयर कानून पर बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट कैसे अप्लाई होगा।
यानी कोई कानून गड़बड़ी कर रहा है तो आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली या नहीं? वो तो जुडिशरी डिसाइड करेगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाती है जुडिशरी, उसकी कोई परमानेंट डेफिनेशन भी नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर की। आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन, आपको कहीं नहीं मिलेगी परमानेंट डेफिनेशन की ये फलाना चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आएंगी, कहीं नहीं है। वो जुडिशरी विल गोइंग टू डिसाइड। जस्ट लाइक आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या एक परमानेंट फुल स्टॉप है? नहीं है। आर्टिकल 21 को लिंक करती रहती है ना। और इंटरप्रिटेशन, भाई मेन चीज तो है इंटरप्रिटेशन, चाहे वो आर्टिकल 21 हो, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, उसको इंटरप्रेट करने की शक्ति किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये जो नॉलेज है ये आपको कब मिलेगा? जब आप ढंग से किसी टॉपिक को पढ़ोगे, तब आप रिलेट कर पाओगे, तब आप एक प्रॉपर आंसर लिख पाओगे। अब सुनो, रीसेंट कंट्रोवर्सी ने बहस को रिवाइव कर दिया है। जैसे 103rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 103rd अमेंडमेंट देखो लिखा हुआ है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इस पर बहस छेड़ दी है, जो पार्टली 9 शेड्यूल प्रोटेक्शन के एंगल से डिफेंड किया गया। महाराष्ट्र जैसे राज्य रिजर्वेशन सीलिंग जो है वो क्रॉस करने के लिए 9 शेड्यूल का टेम्पटेशन यूज करते हैं। अब वेलफेयर स्कीम को भी 9 शेड्यूल के प्रोटेक्शन के अंडर लाना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन गई है। यानी कि पॉलिटिक्स में हर बार ये कहा जाता है कि 9 शेड्यूल के अंदर शामिल कर दो और प्रोटेक्शन जो है वो दे दी जाएगी जुडिशियल रिव्यू से। तो 9 शेड्यूल को स्ट्रिक्ट करना चाहिए और उसको डिफाइन करना चाहिए कि जेन्युइन लैंड रिफॉर्म्स और इक्वलिटी बेस्ड कानून के लिए इतने सारे कानून बन गए हैं कि अगर कोई, तो लूप होल्स का ही तरीका है कानून बनाने का। बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट प्रॉपरली डिफाइंड हो, ट्रांसपेरेंसी हो, डिबेट्स के बाद भी 9 शेड्यूल में ऐड जो है वो करने पर और बहस जो है वो की जाए, नहीं कि प्रॉपर कंक्लूजन तक जो है वो लाया जाए। पीरियोडिक रिव्यू जो है वो होना जरूरी है। स्टैंडर्ड सेट करो आप, बैलेंस बनाओ, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज आपके लिए एक टास्क है, 9 शेड्यूल वाले टॉपिक को आपको आज डिटेल में पढ़ना है। ये दूसरा टास्क आपका, लिख लो। अच्छा, इन्फ्लेशन का हमारा क्या टारगेट है भैया? कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। इंडिया का अभी का मुद्रा फीसदी को लेकर क्या टारगेट है? 4 + -2, ये चीज हमेशा याद रखना। तो यही हम बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगस्त 2025 में अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला कि आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया, जिसमें आज की रेट के जो हमारे फ्रेमवर्क है ना, उसके रिव्यू की बात हुई है। अभी टारगेट है कि 4% सीपीआई इन्फ्लेशन विद अ टॉलरेंस बैंड ऑफ 4 to 6%। मतलब सिंपल शब्दों में, अभी जो हमारा टारगेट जो है, जो मार्च 2026 में एक्सपायर होगा, उसको अब रिव्यू कर लो कि मुद्रा फीसदी हमें 4 ± 2% तक ही रखनी है। अच्छा, मुझे बताओ कि इन्फ्लेशन क्या, मैं एक सिंपल वर्ड जो है सेंटेंस बोल रहा हूं आपको बताने की, ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर एक्यूरेटली कौन बताएगा। क्या इन्फ्लेशन हमेशा नुकसानदायक होता है? क्या मुद्रा फीसदी हमेशा नुकसानदायक होती है? कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर बताओ। करेक्ट आंसर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इन्फ्लेशन अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, जरूरी होता है। इन्फ्लेशन नहीं होगा तो बड़ी नुकसान हो सकते हैं। मुद्रा फीसदी नहीं होगी तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक सकती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का ही, या जीडीपी के बढ़ने का ही एक मेजर ड्राइवर इन्फ्लेशन भी है। पता है आपको, जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, तो ये बेसिक चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है, कंसेप्ट्स पर। अब सुनो आप, ठीक है। तो अभी क्या बोल रही है आरबीआई? आरबीआई ने सिंपल सी चीज बोली है कि भैया देखो, हम लोग जो है, हमारा जो टारगेट है 2026 तक एक्सपायर हो जाएगा इन्फ्लेशन +-2 का, अब हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा, अभी आ जाएगा 2026 मार्च लगेगी। तो आरबीआई बोल रही है कि भैया हमें रिव्यू करने दो, हम थोड़ा देख लें कि इन्फ्लेशन को आगे बढ़ा के रखना है टारगेट नया, कि क्या करना है, देखा जाएगा। तो आपको बता दें भाई, आरबीआई का जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है 2016 से चल रहा है। लिख लो ये वाला पॉइंट, तो आप लिख ही लो। अब ऐसा लिखो, सिंस 2016 से आरबीआई इज फॉलोइंग
फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ये 2016 से चल रहा है। नेक्स्ट लाइन में लिखना और ब्रैकेट में एक्सपायरिंग इन मार्च 2026, मार्च 2026 में यह समाप्त हो रहा है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे आप, ये पूरी फ्रेमवर्क कौन इंप्लीमेंट करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको इंप्लीमेंट करती है और ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रोथ बरकरार रहे और प्राइस स्टेबल रहे। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ बैलेंस। तो अब देखो आपको फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझ में आ ही गया, मैंने आपको लिखवा दिया। टारगेट क्या है हमारा? 4% ±2, ये टारगेट याद रखेंगे आप। 4% ±2, या तो 6% मैक्सिमम इन्फ्लेशन या 2%, 2 से 6% तक के बीच में हम लोग को इन्फ्लेशन रखना है। ये फ्लेक्सिबल हो गया है ना। तो हम इन्फ्लेशन को लेकर कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। क्लियर सभी के? कब से यूज हो रहा है? 2016 से। कब खत्म होगा? मार्च 2026 में। तो अब क्या ऑब्जेक्टिव है? अब ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया इसको रिव्यू करें कि ये ऐसे ही रखना है या फिर इसको चेंज करना है, क्योंकि हो गया ना भैया 10 साल हो गए। अब सुनो, आरबीआई ने 4 मुद्दे उठाए। आरबीआई ने पहले बोला कि हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेट करें या कोर इन्फ्लेशन, यानी कि मेन इन्फ्लेशन पर जो है फोकस करना है या फिर जो अभी चल रहा है उस पर टारगेट करना है ना। मतलब ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है उस पर मेनली फोकस करें या फिर लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सिंपल शब्दों में ये समझो आप। दूसरा क्वेश्चन उठाया कि क्या 4% ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उठाया कि क्या 2 से 6% टॉलरेंस बैंड बदलना चाहिए। चौथा क्वेश्चन उठाया कि क्या एक फिक्स्ड टारगेट हो या सिर्फ एक रेंज हो। देखो ये पूरे क्वेश्चन जो है उन्होंने उठाए, ये पेपर के अंदर ये 4 क्वेश्चंस लिखे हैं जिस पर अब ये रिव्यू करेंगे बैठ के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 4% जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये होती है, अगर टारगेट ऊपर बढ़ा तो ग्लोबल इन्वेस्टर समझ सकते हैं कि इंडिया हाई इन्फ्लेशन टॉलरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा 4% है और हमने बोला फ्लेक्सिबल 6% तक सही है हमारे लिए, तो मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर को पता है कि भाई कुछ भी हो जाए इंडियन गवर्नमेंट हैंडल कर लेगी 6% की इन्फ्लेशन को, यानी कि झेल लेगी उसके दबाव को। उसके ऊपर जाएगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो मतलब इन्वेस्टर सेफ है। 6% तक की मुद्रा फीसदी में इन्वेस्टर सेफ है, यानी कि मुद्रा फीसदी हो भी रही है उस समय भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये क्लियर मैसेज चले जाता है। समझ गए आप? एग्जाम्पल ले लो, S&P ग्लोबल ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड करते वक्त आरबीआई के इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को फैक्टर माना था। अभी हमने देखा ना कि हमारी रेटिंग जो है वो बढ़ी है, S&P की रेटिंग, ग्लोबल रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, याद आ रहा है? कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था। दूसरा, 4% से फायदा ही होता है इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्रेडिबिलिटी स्ट्रेंथन हुआ है, मजबूत हुई है उनकी क्रेडिबिलिटी। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रांग हुए, यानी कि एमपीसी अब सही तरीके से स्ट्रांगली काम कर रही है हमारी कंट्री के ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन, मुद्रा फीसदी को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सही तरीके से सही पॉलिसीज तैयार हो रही हैं। तो इससे जो इंस्टीट्यूशन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मजबूत होती है कि लोग मानते हैं कि हाँ यार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो सही पॉलिसीज बना रही है इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट की, और इनकी पॉलिसीज, इनके पेपर्स पर नजर जो है वो दुनिया भर की इंस्टीट्यूशंस की रहती है, इन्वेस्टर्स की रहती है। नेक्स्ट, 2016 के बाद से इन्फ्लेशन मोस्टली 2% से 6% के बीच रहा। जुलाई 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.55% था, 8 सालों का लोएस्ट। सोचिए आप। फिर इसके अलावा स्टेबल इन्फ्लेशन ने रुपीस को स्ट्रांग रखा, कैपिटल इनफ्लो जो है वो अट्रैक्ट किया। तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि स्टेबल इन्फ्लेशन जब रहता है ना तो रुपी जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और साथ ही साथ अच्छा पैसा इंडिया के अंदर आता है। तो बेसिकली कुल मिलाकर 4% टारगेट जो हम लोग जो है वो जो रखे हुए हैं, 4 ± 2 वाला टारगेट, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो प्रोवाइड करा रहा है इन्वेस्टर्स को कि इंडिया जो है वो मैनेज कर लेगी। और हमने हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू हमने इस चीज को बैलेंस भी करके रखा है, कभी भी इसको जो है वो ना डाउन जाने दिया ना अप जाने दिया। अब सुनो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक हेडलाइन
इन्फ्लेशन होता है और एक कोर इन्फ्लेशन होता है। ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझ लो आप, क्योंकि ये भी आपके समझने के लिए जरूरी है। हालांकि ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से डेवलप करता हूं कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर रहे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ध्यान से सुनो जो चीज समझा रहा हूं, कंसेप्ट अपने क्लियर करो। अब सुनो बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को, है ना। देखो सबसे पहली चीज तो किसने कब सजेशन हुआ इसका, 2023-2024 के सर्वे में सजेस्ट किया गया कि कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करो। पहला पॉइंट लिख लेना, कहा गया कि आप कोर इन्फ्लेशन को पर जो है वो फोकस करो, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन सप्लाई ड्रिवन होता है जो मॉनिटरी पॉलिसी के कंट्रोल से बाहर है। यस भाई, मेन इन्फ्लेशन पर आप टारगेट करो, है ना। जो सप्लाई जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड की सप्लाई जो है वो, प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ तो फूड के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल के बाहर है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई कि आप कोर इन्फ्लेशन पर ही टारगेट रखो। अब लगातार फूड प्राइसेस के बढ़ने से और रेंट्स पर इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। फूड प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअस जो है वो बढ़ रहा है ना। अब वेयर हाउसेज हैं, अब आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, बट वेयर हाउसेज का रेंट तो आपको कंटिन्यूअस देना ही है ना। तो हर चीज जो है वो आपकी महंगी हो रही है। जो कम जो सामान आ रहा है तो वो तो सप्लाई के चक्कर में ऑलरेडी उसके प्राइस महंगे हो रहे हैं, बट उसके मेंटेनेंस के चक्कर में भी उसके प्राइस महंगे हो रहे हैं। तो इन्फ्लेशन टू इन्फ्लेशन डबल हम लोग को चीजें देखने को मिल रही है ना। और वहीं कोर इन्फ्लेशन में ये पूरी चीज जो है वो नजर आने लगती है, इसका इफेक्ट। तो लॉन्ग रन में नॉन कोर और कोर प्राइसेस कवरेज जो है वो करते हैं। तो आरबीआई ने ये चीज जो है वो बोली। बात ध्यान समझना, हमारा जो सर्वे जो था 2023-24 का, वो ये बोल रहा है कि भैया देखो आप कोर इन्फ्लेशन पर टारगेट करो। ये अभी ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन पर टारगेट मत करो, मेन लॉन्ग टर्म वाले पर टारगेट करो। क्योंकि फूड प्राइसेस जो है वो कम बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, जिस पर कोई आपका कंट्रोल नहीं है। वहीं आरबीआई कहती है कि देखो ठीक है भाई, हमने माना कि कंट्रोल वहां पर हमारा नहीं है, बट अगर हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, फूड प्राइसेस से होने वाले इन्फ्लेशन को, इसको अगर ध्यान में नहीं रखेंगे, तो होगा क्या, इनसे जुड़ी हुई जो दूसरी चीजें हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, बट अब हमें तो नहीं पता प्रोडक्शन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, बट सप्लाई चेन तो इससे हर्ट होगी। पहली चीज, जिस व्यक्ति ने अपना वेयर हाउस जो है वो तैयार किया हुआ है, कोल्ड चेन स्टोरेज तैयार की हुई है, उसने अगर रेंट पे लिया है या जो भी है उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसको भी आप रेंट ही मान लो ना भाई। आप बिजनेस जो है वो चला रहे हो, जो भी आप अपना एसेट यूज कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन होता है ना अकाउंटिंग में, तो इकोनॉमिक्स में, बेसिकली फाइनेंस में। तो आरबीआई ये कह रही है कि भाई उसकी तो हर चीज अफेक्ट होगी, तो ये कहीं ना कहीं कोर इन्फ्लेशन, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को अफेक्ट करेगा। बिजनेस बंद हो सकता है इस शॉर्ट टर्म इस इशू के कारण। होता है, और ऐसा नहीं है आरबीआई बिल्कुल गलत नहीं बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही है। आप खुद सोचो ना, भाई आपने एक बिजनेस जो है वो अपना चालू किया हुआ है और अचानक से आपके पास जो प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन होना था वो आप तक पहुंचा नहीं, और आपने जो है पूरा बिल्डिंग जो है वो ले रखी है कि भाई मैं इसमें सामान रखूंगा अपना, तो बिल्डिंग का रेंट तो आपको प्रॉपर टाइम पे देना पड़ेगा ना। भले ही आपके पास आपकी 1000 यूनिट को स्टोर करने की बिल्डिंग है और आपके पास 100 यूनिट आए, 200 यूनिट आए, तो आपका तो नुकसान हो ही रहा है ना। आपको बिल्डिंग का तो परमानेंट रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो वो कोर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को ये टारगेट करता है, हिट करता है। तो यही बोल रहा है कि भाई अगर हमने चीजों को दोनों साइड से नहीं देखा, दोनों साइड मैनेज नहीं करी, तो गड़बड़ियां और बढ़ सकती हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट्स इसके जो है वो देखने को मिल सकते हैं, एक में दिक्कत तो दूसरे में भी दिक्कत, कंटिन्यूअस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ज्यादातर कंट्री हेडलाइन सीपीआई टारगेट करती हैं। युगांडा एक एक्सेप्शन है जो कि कोर इन्फ्लेशन को जो है वो टारगेट करती है ना। इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट में फूड का शेयर 50% रखते हैं। अगर इसे एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग इस हेडलाइन इन्फ्लेशन को, तो आम जनता पर पॉलिसी का रिलेवेंस कम हो जाएगा। आम जनता के लिए फिर आप पॉलिसी ढंग से नहीं बना पाओगे, इसीलिए हमें दोनों को रखना जरूरी। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोर इन्फ्लेशन क्या है और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो क्या। कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल मतलब आप ये मान के चलो लॉन्ग टर्म, और हेडलाइन मतलब ये हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे कि ये फूड आइटम्स वगैरह हुए, है ना, जिनका शॉर्ट टर्म इफेक्ट हम लोग को तुरंत जो है वो देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अब ये इसको पूरा रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद फिर कुछ महीनों में अपन को पता लगेगा कि क्या चीज, क्या रिपोर्ट एमपीसी ने बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बनाई है। तो 4% से नीचे
लगाना ग्रोथ को हर्ट करेगा, 4% से ऊपर ले जाना क्रेडिबिलिटी खत्म करेगा हमारी। बहस यही है 2 से 6% का बैंड रखें या फिर इसको नैरो करें। अब देखो क्या होता है, क्या डिसाइड करती है एक्सपर्ट टीम ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, वो तो आने वाला समय ही हम लोग को बताएगा। बाकी ये सब चीज आपको लिखने की जो है वो जरूरत नहीं, बस आपको थोड़ी सी कंसेप्ट जो है वो समझना जरूरी था। अब टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है बताऊंगा। अभी नहीं, अभी हमारे 5 टॉपिक जो है वो टोटल हो गए। 27 आज डेट है, 28, 29, 30 से पहले पहले मैं ये आपके पेंडिंग टॉपिक्स करवा दूंगा। आज थोड़े ज्यादा टॉपिक्स हो गए तो इसलिए आज बस यहीं पर अपन जो है वो रोक रहे हैं। इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं अपन, रुक जाओ। इसके एमसीक्यूज जो है वो देख लेते हैं, इजी से हैं 2 टॉपिक्स, इसमें कुछ नहीं है। अग्नि 5 मिसाइल, इसका तो आप ही बताओगे मुझे। वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताओ फटाक से अभी के अभी। भैया अग्नि 5 मिसाइल 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, ना कि लिक्विड फ्यूल्ड। ये तो टॉपिक रिपीट हुआ आई थिंक अग्नि 5 का, है ना? क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज मुझे रिपीटेड लग रहा है। इसकी ऑफिशियल रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर की है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मिसाइल जो है ये कैनिस्टर्ड लॉन्च सिस्टम इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि सर्वाइवेबिलिटी और डिप्लॉयमेंट को फास्टर बना देता है। तीसरा वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि मार्च 2024 में इंडिया ने टेस्ट किया था अपना MIRV कैपेबिलिटी अग्नि 5 की, जिसके थ्रू जो है वो मल्टीपल टारगेट्स को जो है वो एक लॉन्च से ये हिट करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की क्या अप्रोच है स्पेस रेगुलेशन से रिलेटेड? आउटर स्पेस ट्रीटी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। आज एक और टास्क आपका, इसके बारे में आपको पढ़ना है 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में। इंडिया ने रेक्टिफाई की है क्या? यस, इंडिया ने रेक्टिफाई की है मेजर यूनाइटेड नेशन स्पेस ट्रीटी, जिसमें आउटर स्पेस ट्रीटी भी शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। IN स्पेस जो है वो प्रेजेंटली बिना किसी कानून के काम करती है, ठीक है? इस पर कोई स्पेसिफिक कानून बनाकर इस बॉडी को हमने स्टैब्लिश नहीं किया है ना? और ये मात्र जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश हुई है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है इसकी, यानी कि कोई किसी भी कानून के तहत इसको नहीं बनाया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लाइबिलिटी बियर करती है सभी स्पेस एक्टिविटीज के जो वो अपनी टेरिटरी से कंडक्ट करे। फॉर एग्जांपल कि हमने अगर स्पेस में किसी और दूसरी कंट्री की सैटेलाइट को गलती से भी टच कर दिया, छू लिया, डिस्टर्ब कर दिया ना, तो हमारे ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। तो ये है मेंस का एक क्वेश्चन, गगनयान से रिलेटेड क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 गगनयान का। ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर देने की। इंडिया के एक्सपेंडिंग स्पेस एम्बिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 200 वर्ड्स में इसका आंसर देने की कोशिश करना। चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल और जय श्री गणेश।